Hello learners, welcome to the YouTube channel of Auras Academy. I'm your educator उत्सव तिवारी और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं पावर शेयरिंग चैप्टर से रिलेटेड सारे PYQs और CBQs, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। अब तो CBSE ने बोल भी दिया है अपने करिकुलम में कि हम 50% तक CBQs को देंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को देंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस चैप्टर में पावर शेयरिंग को समझा हुआ था। ओके आज हम क्या करेंगे, आज हम सारा जितना भी PYQ है पिछले कुछ 5 से 10 सालों का उनको हम कंप्लीट करेंगे, साथ में CB की क्वेश्चंस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो आप देख पा रहे होंगे पावर शेयरिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। तो मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके लिए लेकर के आया हूं जिनको मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एनालिसिस है आपके लिए मैं जो लेकर के आया हूं, राइट। यहां पे आप देख पा रहे होगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से जो पावर शेयरिंग चैप्टर है उसमें से जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आए हैं वो 14 है। इट मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनका वेटेज यहाँ पे ज्यादा है, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 4, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं? सिर्फ 4 पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो नंबर है वो कम है, दैट इज ओनली 1। ओके, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक हियर, so you will find multiple choice questions सबसे ज्यादा 14। ओके, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी अगर आप देखोगे तो assertion reasons रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे जैसे CBSE डायनेमिक हो रहा है, जैसे जैसे CBSE अपने पैटर्न्स को चेंज कर रहा है, उस तरह से MCQ क्वेश्चन में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो assertion reasons के क्वेश्चंस 5 आ चुके हैं, ठीक है। देन मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5, देन केस बेस्ड क्वेश्चंस 2, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस 2 एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1, राइट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारा जो प्राइम फोकस रहने वाला है लर्नर्स, वो रहने वाला है असर्शन रीजंस के क्वेश्चंस पे और मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस पे। ओके, तो आज मैं सारी एक्सरसाइज आपके लिए लेकर के आया हूं। आज हम सब कुछ कंप्लीट करने वाले हैं अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर में, राइट। सबसे पहले हम देखेंगे MCQ क्वेश्चन, उसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ MCQ क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं। ओके, आफ्टर दैट हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बाद हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। मैं आज आपको बताऊंगा लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में, राइट। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। Here we go with our first question, that is CBQ question as well as multiple choice question। जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आप देख पा रहे होगे, लिखा हुआ है यहाँ पे आइडेंटिफाई द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, ठीक है। जो पावर शेयरिंग टॉपिक है हमारा, इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था बेल्जियम में जो पावर शेयरिंग हुई थी। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD। सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा है एस्टेब्लिशिंग अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव नहीं था उसको इंप्लीमेंट करना। जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा फेडरलिज्म में। सो दिस इज नॉट आवर पार्ट। ओके, देन यहाँ पे लिखा है सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी सेंट्रलाइजेशन रिक्वायरमेंट नहीं था वहां पे। देन इट इज मेंशन्ड एस्टेब्लिशिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल मैटर्स ऑफ डच कम्युनिटी। ओके, डच कम्युनिटी के एजुकेशनल और कल्चरल मैटर्स को हमें इंप्लीमेंट करना था। बिल्कुल हमें करना था, बट सिर्फ डच के लिए नहीं करना था, डच, फ्रेंच और जो जर्मन लोग वहां पे रह रहे थे उनके लिए करना था। तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल यूनिट दी हुई है डच, विच इज नॉट राइट। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, accommodating linguistic and regional interest। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिखा हुआ है accommodating linguistic and regional interest, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, मैंने चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर आपको ये नहीं मालूम, सबसे पहले आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख करके आइए जो पावर शेयरिंग के ऊपर मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे लिखा है एकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक एंड रीजनल इंटरेस्ट। जो भी वहां के रीजनल इंटरेस्ट थे, जो भी वहां के लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे, उनको अकोमोडेट करना था बेल्जियन गवर्नमेंट को। ओके, जो हमारे पास डच लोग थे, जो हमारे पास फ्रेंच लोग थे, जो हमारे पास जर्मन लोग थे, सभी को हमें इंक्लूड करना था और उनकी जो भी रीजनल डिस्पैरिटीज थी उनको कम करना था। ओके, सो इन दिस वे हमारा जो आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट विल बी आंसर डी। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन का एनालिसिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The second question is, which of the following language was declared as the official language of Sri Lanka by an act passed in 1956? Okay, students, right now I'm in different place, right? तो मैं अपने ट्रेवल के लिए यूज करता हूँ ओला, OLA, ओला, यू नो। हाँ, डेफिनेटली एक EV का ब्रांड है ओला।
आपको पता होगा, ठीक है। बट ये ओला ड्राइविंग वाला ईवी वाला व्हीकल नहीं है, दिस इज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिखा हुआ है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था। कब पास किया गया था? क्वेश्चन में ही लिखा है 1956 में पास किया गया था। तो ये जो ओला 1956 यहाँ पे पास किया गया था स्टूडेंट्स, ठीक है, उसने क्या किया था? उसने श्रीलंका में एक जो कम्युनिटी थी हमारी बुद्धिस्ट कम्युनिटी, उनकी लैंग्वेज जो थी सिन्हाला लैंग्वेज, उसको नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया था, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में सिन्हाला दिख रहा है क्या कहीं पे? यस, ऑफ कोर्स। सो ऑप्शन बी जो है हमारा, दैट विल बी द राइट आंसर। तमिलियंस को निग्लेक्ट किया गया था, तमिल लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी। इंपॉर्टेंस किसको दी गई थी? सिन्हाला लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दी गई थी स्टूडेंट्स, राइट। तो सिन्हाला लैंग्वेज को क्योंकि इंपॉर्टेंस दी गई थी, और इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ओला एक्ट पास करके 1956 से इसको ऐसा किया गया था। तो ओला से आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन। ठीक है, तो मैंने आपको एथनिक कंपोजिशन ऑलरेडी बताया हुआ है, एक बार मैं फिर से डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मैप ऑफ बेल्जियम। ओके, ये बेल्जियम का मैप है, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहला यहाँ पे है फ्लेमिश रीजन। कौन सा रीजन है यहाँ पे? फ्लेमिश रीजन है, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन सा है? वलूनिया का रीजन है स्टूडेंट्स। ओके, फ्लेमिश रीजन मैंने आपको बताया था 59% ऐसे लोग थे जो डच लैंग्वेज बोलते थे। ओके, 40% वोलोनिया में ऐसे लोग थे जो फ्रेंच लैंग्वेज को बोला करते थे, और 1% यहाँ पे स्मॉल पैचेस में लोग थे, ठीक है, जो क्या बोला करते थे? जो जर्मन लैंग्वेज को बोला करते थे, राइट। सो व्हाट विल द आंसर? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? फ्लेमिश रीजन में कितने परसेंट लोग रहते थे जो डच लैंग्वेज को बोला करते थे? सो हियर वी हैव 59% ऑफ पीपल, राइट। कहीं पे दिख रहा है 59? यस, ऑफ कोर्स, सी ऑप्शन। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 59%, राइट। तो ये जो 59% है, दैट विल द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो, what distinguishes the Belgian model of power sharing from the Sri Lankan model of approach? Okay, जो पावर शेयरिंग के डिफरेंट मॉडल्स हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, राइट। बेल्जियम का पावर शेयरिंग मॉडल अलग है, श्रीलंका का पावर शेयरिंग मॉडल अलग है। तो यहाँ पे पूछा हुआ कि जो बेल्जियम का पावर शेयरिंग मॉडल है वो श्रीलंकन बेल्जियम मॉडल से कैसे अलग है, जो बेल्जियम का मॉडल है वो श्रीलंका के मॉडल से कैसे अलग है, राइट। अब हमें यहाँ पे एलिमिनेशन का यूज करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज अ बिट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, राइट। यहाँ पे आप देख पा रहे हो लिखा हुआ है, सबसे पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, एम्फेसिस ऑन कल्चरल एसिमिलेशन। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। कल्चरल एसिमिलेशन जैसी कोई भी बात वहां पे नहीं की गई है, एनसीईआरटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, राइट। ऑप्शन बी है प्रमोशन ऑफ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। नहीं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं था, मेजोरिटेरियन डोमिनेंस को प्रमोट नहीं किया गया था वहां पे तो पावर इक्वलाइजेशन की बात की जा रही थी। सी ऑप्शन, रिकॉग्निशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, ये होगा आपका राइट आंसर, क्योंकि हमें क्या किया गया था वहां पे? लिंग्विस्टिक और जो रीजनल डिफरेंसेस थे बिटवीन डच, बिटवीन फ्रेंच, बिटवीन जर्मन, ठीक है, इनके जो रीजनल डिफरेंसेस थे, इनके जो लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे, उनको खत्म किया गया था, ताकि जो सोशल टेंशन एस्केलेट हो रहा है उसको हम क्या कर सकें? पैसिफाई कर सकें। ओके, सो द राइट आंसर इज सी, रिकॉग्निशन ऑफ लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस। फोर्थ ऑप्शन लिखा है इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिक्ट सेंट्रल कंट्रोल। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। ऑलरेडी स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, उसको बाद में पावर शेयर करके बैलेंस किया गया था बेल्जियम में, राइट। तो इस तरह से जो बेल्जियम मॉडल था वो डिफरेंट था किससे? श्रीलंका के पावर शेयरिंग मॉडल से। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है। लिंग्विस्टिक और रीजनल डिफरेंसेस को यहाँ पे क्या किया गया था? रिकॉग्नाइज किया गया था बाय बेल्जियन गवर्नमेंट, और इस तरह से बेल्जियम एक मॉडल नेशन भी बना, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी फिफ्थ क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे जैसे सीबीएसई अपना लेवल अप करता जा रहा है, हमें भी अपनी प्रिपरेशन का लेवल अप करना पड़ेगा, राइट। असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कोड्स बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं असर्शन रीजन से रिलेटेड, कोड्स से रिलेटेड, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड, ये थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए टिपिकल हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को एक्चुअली में कैसे करना है, कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है। ओके, यहाँ पे लिखा है असर्शन, नीचे लिखा हुआ है रीजन। एक स्टेटमेंट है और उसका एक सपोर्टिव स्टेटमेंट है। हमें देखना पड़ेगा कि जो असर्शन है उसको क्या रीजन जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, राइट। तो इन क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है स्टूडेंट्स। तरीका क्या है?
जब भी आप assertion पढ़ें, assertion के लास्ट में आप यहाँ पे एक इमेजिनरी जो वर्ड है उसको इंक्लूड कर लें, दैट इज बिकॉज। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं बिकॉज, यहाँ पे मैंने बिकॉज लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ूंगा, अब देखूंगा क्या बिकॉज जस्टिफाई कर पा रहा है रीजन को या नहीं कर पा रहा है। सबसे पहला मैं पढ़ूंगा असर्शन। असर्शन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप देखोगे असर्शन में लिखा हुआ है यहाँ पे, पावर शेयरिंग इज नॉट जस्ट अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बट ऑल्सो अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स। पावर शेयरिंग का मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है, बल्कि ये भी है कि हम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में भी उसको क्या करें, डिवाइड करें। एब्सोल्युटली हमें डिवाइड करना पड़ेगा। जब मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताया था तो ऑर्गन्स भी मैंने बताया था, दैट इज हॉरिजॉन्टल का पार्ट था जो, फिर मैंने बताया था पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप, दैट इज एससी एसटी ओबीसी वुमेन्स एंड माइनॉरिटीज। ठीक है, तो दोनों ही तरफ हमें क्या करना है, पावर को शेयर करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। सो असर्शन इज एब्सोल्युटली राइट। असर्शन क्या है हमारा, पूरी तरह से सही है। नाउ लेट अस गो टू द रीजन। व्हाट इज द रीजन गिवन हियर? रीजन में लिखा है it ensures that diverse voices are represented in decision making process, reduce feeling of alienation and promoting inclusivity। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस होती है, जब उसमें वेरियस सोशल सेगमेंट से लोग आएंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा अपने आप को क्या करेंगे, पार्टिसिपेटेड महसूस करेंगे। ठीक है, वो जो फियर ऑफ एलिनेशन है, वो जो फीलिंग ऑफ एलिनेशन है, वो लोगों के अंदर नहीं आएगी। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ भी पावर क्या की जा रही है, अल्टीमेटली पावर हमारे साथ शेयर की जा रही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है, power sharing is not just about distributing power among the different organs of government but also to the various social groups, because it ensures, definitely it ensures, because what, because it ensures that diverse voices are represented in decision making process, reducing the feeling of alienation and promote inclusivity। तो लोगों को जब पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलता है तो अपने आप को वो इंक्लूडेड फील करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सक्लूजन। जब वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं तो ज्यादा बेटर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो बिकॉज के बाद जो रीजन लग रहा है हमें वो बिल्कुल सही है, दैट इज कॉन्सेप्चुअली एब्सोल्युटली राइट। सो बोथ द थिंग्स आर राइट। ठीक है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा आपका, ये एब्सोल्युटली राइट है। ओके, तो ट्रिक क्या है इसको सॉल्व करने की, ऐसे असर्शन रीजंस को डायरेक्टली आपको बिकॉज मेंशन करना है। कहां पे, असर्शन के बाद में, असर्शन का पॉइंट जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे आप बिकॉज लिख लीजिए। ठीक है, रीजन के बाद नहीं लिखना है, असर्शन के बाद लिखना है, कीप इन माइंड, राइट। असर्शन के बाद जैसे आप बिकॉज लिखोगे, उसके बाद जो चीजें हैं, राइट, उसके बाद जब आप उसको पढ़ोगे और अगर वो जस्टिफाई कर पा रहा है, सो दैट विल बी एब्सोल्युटली राइट। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए समझने में। ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लिखा हुआ है, अगेन असर्शन रीजन से रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजोरिटेरियनिज्म अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ अ नेशन बाय निग्लेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी। दैट इज एब्सोल्युटली राइट। जो स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल सही है, राइट। हमने कल डिस्कस किया हुआ था मेजोरिटेरियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, व्हाट इज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन, माइनॉरिटीज कैसा फील करते हैं। तो मैंने आपको बताया था मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब ये होता है कि जब कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नंबर में ज्यादा होता है तो अपने आप को ज्यादा पावरफुल फील करता है, राइट, और अपने इंटरेस्ट के लिए काम करता है। माइनॉरिटीज को वो साइड लाइन कर देते हैं, अंडरमाइन कर देते हैं। ओके, सो जो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है, मेजोरिटेरियनिज्म अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ अ नेशन बाय नेग्लेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है, माइनॉरिटी की जो इंटरेस्ट है उनको अंडरमाइन किया जाता है, उनको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। सो असर्शन इज राइट। ओके, बिकॉज लिखना है हमें, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ पे हमें बिकॉज लिखना है। ओके, बिकॉज टायरनी ऑफ अ मेजोरिटी ऑफन लीड्स टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अगर मेजोरिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे टायरनी बढ़ेगी, अराजकता बढ़ेगी, एंड दैट विल लीड टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट होगा, राइट, समाज में, समुदाय में आपस में लोग विरोधाभासी हो जाएंगे। ठीक है, लोग आपस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, सम काइंड ऑफ टसल, सम काइंड ऑफ वायलेंट कन्फ्लिक्ट। ओके, जो हमने देखा था कहां पे हुआ था,
सिविल वॉर में हुआ था। श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ था वो इसी रीजन की वजह से हुआ था, मेजोरिटेरियनिज्म के कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। सो बिकॉज इसको जस्टिफाई कर रहा है प्रॉपरली, सो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। सो असर्शन रीजन दोनों ही सही हैं, और जो रीजन है बिकॉज की वजह से वो क्या कर रहा है, इसको जस्टिफाई कर पा रहा है। ओके, सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर विल बी ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील करना है स्टूडेंट्स, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, मैच द फॉलोइंग, राइट। अगेन असर्शन रीजन टाइप हमने क्वेश्चन देख लिया, अब हम देखते हैं मैच द कॉलम को कैसे करना है। ओके, और ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं जो कोड बेस्ड होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो कोड्स लिखे हुए हैं, कई बार स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं, ठीक है, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट मी टेल यू, मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ईजी होगा उसको सॉल्व करना, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा, उसको इजी होगा सॉल्व करना। कैसे होगा, लेट अस सी। लिखा हुआ है यहाँ पे मैच द लिस्ट, है ना, दो लिस्ट आपके पास दी हुई है, दोनों को आपको मैच करना है। लिस्ट वन में वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, एथनिक, मेजोरिटेरियनिज्म, सिविल वॉर, यूनिटरी सिस्टम। ओके, और इनके कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। नाउ लेट अस सी, यहाँ पे कोड्स दिए हुए हैं 1D 2A 3C 4B। ओके, तो हमें करेक्ट कोड को सिलेक्ट करना है। अब फॉर एग्जांपल मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, मुझे सिर्फ यहाँ पे दो चीजें पता है जो मैंने कल डिस्कस की थी आपसे। एक मुझे एथनिक का मतलब पता है और दूसरा मुझे सिविल वॉर का मतलब पता है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ एथनिक पता है, तो एथनिक का जो मीनिंग होता है यहाँ पे वो होता है डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है कहीं, यहाँ पे ऑप्शन डी, इसको आप ऐसा मैच कर दो डायरेक्ट, ठीक है। एथनिक मींस अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन कल्चर, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नाउ लेट अस सी, फर्स्ट का ऑप्शन डी है, ये आंसर हमारा हो सकता है। यहाँ पे फर्स्ट का ऑप्शन बी है, मतलब बी नहीं होगा। फर्स्ट का ऑप्शन सी दिया हुआ है, डेफिनेटली नॉट। फर्स्ट का ऑप्शन डी दिया हुआ है। ओके, सो हमने ऑलरेडी दो जो हमारे ऑप्शंस थे उनको हमने क्या कर दिया है, बहुत इजीली एलिमिनेट कर दिया है, राइट। अब हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचे हुए हैं। अगेन हम एलिमिनेशन मेथड से इसको निकालेंगे, राइट। अब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिविल वॉर, बहुत इजी है सिविल वॉर। सिविल वॉर का मतलब क्या है, दो लोगों के बीच में वॉर हो गई, दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हो गई, विद इन द कंट्री दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हो गई, या दो से ज्यादा ग्रुप्स के बीच में वॉर हो गई, तो ये क्या है, वायलेंट कन्फ्लिक्ट है विद इन द कंट्री। अब हम देखते हैं यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, आप देखिए ऑप्शन बी, अगर आप देखेंगे इफ यू विल सी द ऑप्शन बी, ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट अपोजिंग ग्रुप्स विद इन अ कंट्री। विद इन अ कंट्री जब दो अपोजिट ग्रुप्स के बीच में वॉर हो जाता है, वायलेंट कन्फ्लिक्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, सिविल वॉर कहते हैं, राइट। तो सिविल वॉर है ऑप्शन थ्री में और ये है ऑप्शन बी, तो थ्री का क्या हो गया, बी हो गया। अगेन हम एलिमिनेट करेंगे, थ्री का आंसर क्या है, बी है। ओके, थर्ड का सी दिया हुआ है, नहीं माना जाएगा। थर्ड का ए दिया हुआ है, अगेन थर्ड का बी एंड थर्ड का बी। ओके, तो ऑलरेडी हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया था, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है थ्री का सी, तो अगेन इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा ये आंसर हो गया है, ठीक है। हमने सिर्फ दो मेजर कीवर्ड्स की हेल्प से इस पूरे क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस करें तो इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करें स्टूडेंट्स हमेशा, क्योंकि अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे सो यू विल ऑलवेज बी ऑन द सेफर साइड। आप हमेशा कैसे रहेंगे, सेफर साइड पे रहेंगे। ओके, नाउ मेजोरिटेरिज्म का मतलब क्या होता है, ये एक बिलीव होता है लोगों का, यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल द कंट्री। ओके, और लास्ट में बचा यूनिटरी गवर्नमेंट, जिसमें लिखा हुआ है ईदर वन और टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट विल हैव द पावर, राइट। तो फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए, ये हमारा जो डी ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। इसको करना कैसे है, अगेन एलिमिनेशन मेथड। ओके, अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी ऐसे लिस्ट बेस्ड आते हैं, या तो इस तरह से आप लिस्ट वाले क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हो, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 7 क्वेश्चन तक देख लिया है, ठीक है। नाउ 8th क्वेश्चन हम देखते हैं। सिमिलरली कोड बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। यहाँ पे देखते हैं लिस्ट वन और लिस्ट टू, दो लिस्ट हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, दोनों ही लिस्ट को हम देखेंगे और मैच करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स लिस्ट वन एंड लिस्ट टू,
ठीक है। अब मुझे बहुत सी चीजें नहीं आती, फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ पता है डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बारे में। ओके अभी मैंने प्रीवियसली क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया कि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो कहाँ रहती थी, वो फ्लेमिश रीजन में रहती थी, राइट। तो सी का ऑप्शन क्या हो गया, सी का ऑप्शन हो गया 1। अब हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 3 से हम देखते हैं, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा कोड्स चेंज है ना। कोड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी। दिस विल बी ए बी सी एंड डी। ओके अब हम इसको करते हैं। तो यहाँ पे जो 3 है उसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो 3 का ए आपको दिख रहा है कहीं पे, 3 का ए हमें दिख रहा है इन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके जो बी ऑप्शन है हमारा वहां पे हमें 3 का ए दिख रहा है। ओके अब आप देखो यहाँ पे और कहीं पे 3 का ए है, यहाँ पे थर्ड का सी है, दैट इज नॉट राइट। यहाँ पे थर्ड का बी है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। यहाँ पे थर्ड का बी है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारा राइट आंसर आ गया विद इन 1 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ओके विद इन अ 1 गो हमने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, ठीक है, वो फ्लेमिश रीजन में रहती है एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। हाउ इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अवर एलिमिनेशन मैथड। ओके अब आप देखोगे यहाँ पे अगर, तो हमारा ऑप्शन बी जो है दैट इज आवर राइट आंसर। फर्स्ट का बी है, एक बार मैच कर लेते हैं, कैपिटल सिटी विथ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ब्रुसेल्स, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, सेकंड का डी दिखा रहा है, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी, सेकंड का डी। बेल्जियम, ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी कहाँ थी हमारी, बेल्जियम में थी स्टूडेंट्स। ओके फिर थर्ड मैंने आपको बता दिया, लास्ट कंसंट्रेशन और कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न श्रीलंका। ठीक है, तो जो तमिल कम्युनिटी थी मैंने आपको बताया था वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड थी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में कंसंट्रेटेड थी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, डिफरेंट वेराइटीज के हैं, उनको कौन कौन सी ट्रिक से हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, राइट। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के सेगमेंट्स को हमने देखा, जो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यूज थे, वो सारे मैंने इंक्लूड किए हुए थे। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके नाउ वी आर इन द सेगमेंट ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था एमसीक्यू का जो वेटेज है वो ज्यादा है एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का भी जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से। फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों ही चीजों को हमें हैंड इन हैंड लेकर के चलना पड़ेगा। ओके नाउ देखते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर एलिनेशन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। जो तमिलियन लोग थे, ठीक है, उनका एलिनेशन क्यों हुआ, ओके उसके हमें रीजंस देखने हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप को आप 1 पॉइंट 2 पॉइंट मैक्सिमम 3 पॉइंट तक ले जा सकते हो। ठीक है, इस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का मतलब ही होता है 1 मार्क या 2 मार्क में आपको आंसर लिखना है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट कि आप 2 पॉइंट लिख दो। ठीक है, आप ज्यादा भी लिख सकते हो, इट्स नॉट एन इशू, बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आप 1 या 2 पॉइंट में इस आंसर को कंसाइज कर दो। ओके तो यहाँ पे पूछा हुआ है एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर एलिनेशन ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। जो तमिलियन लोग थे उनका श्रीलंका में जो एलिनेट हुए थे वो, ठीक है, वो क्यों फील कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका, उसका रीजन हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रीजन हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज पार्शियल अप्रोच। ओके पार्शियल अप्रोच, मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था स्टूडेंट्स कि वहां पे पार्शियलिटी की जा रही थी, किसके साथ, माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ, तमिलियंस के साथ। पार्शियलिटी इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, पार्शियलिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पार्शियलिटी इन द मैटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, एजुकेशन का मैटर हो, एम्प्लॉयमेंट का मैटर हो, रिलीजन का मैटर हो, हर जगह तमिलियंस को साइड लाइन किया जा रहा था। सो दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में हम क्या लिख सकते हैं, बुद्धिज्म एज अ स्टेट रिलीजन। यहां पे क्या किया गया, श्रीलंका इज नाउ नो मोर अ सेक्युलर कंट्री, श्रीलंका सेक्युलर कंट्री नहीं रह गया और बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बना दिया गया। बुद्धिज्म इज recognized as स्टेट रिलीजन। ठीक है, यहां पे इसको क्या बना दिया गया, स्टेट रिलीजन बना दिया गया स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे भी बहुत ज्यादा एलिनेशन फ्यूल हुआ अमंग तमिलियन कम्युनिटी। ओके उसके बाद क्या किया गया, सिन्हाला इज रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल लैंग्वेज।
नेशनल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। ठीक है, तो सिन्हाला को यहाँ पे क्या बना दिया गया, नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया। स्टूडेंट्स, कहाँ की नेशनल लैंग्वेज, श्रीलंका की नेशनल लैंग्वेज, और तमिलियंस को साइडलाइन कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे जो अप्रोचेस थे, ये सारे जो पॉइंट्स थे, अभी इसमें और भी पॉइंट्स आ सकते हैं, बट अगेन यू हैव टू रिमेंबर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें से कोई भी आप 2 पॉइंट लिख दोगे, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ओके, सो पर्टिकुलरली मैंने इसीलिए खुद लिख के आपको बताया कि हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। और पैराग्राफ लिखना छोड़िए, ठीक है, दैट इज ऑर्थोडॉक्स आइडिया, दैट इज ओल्ड स्कूल। ओके, हमें अब मॉडर्न तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दैट इज पॉइंट वाइज। ठीक है, आप सिंपली पॉइंट वाइज आंसर लिखिए और इजीली स्कोर करिए। जितना इजी होगा एग्जामिनर को आपकी कॉपी चेक करना, उतने इजी आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, सो होपफुली आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, एक्सप्लेन वन रीजन। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली मेंशन कर दिया है, एक्सप्लेन वन रीजन। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, आप एक रीजन बताइए। ठीक है, चलिए, रीजन तो कई सारे हैं, मैं एक रीजन यहाँ पे लिख देता हूं। आंसर नंबर 2 है हमारा। ठीक है, व्हाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, एक्सप्लेन वन रीजन। ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ एक रीजन जानना है। टू अवॉइड, इसका आंसर क्या होगा, टू अवॉइड द सोशल कंफ्लिक्ट एंड सिचुएशन ऑफ सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन अ कंट्री। राइट, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में श्रीलंका या फिर बेल्जियम का ऑप्शन डाल सकते हो। ठीक है, हमें क्यों पावर शेयर करना है, ताकि हम ये जो सोशल कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है, सिविल वॉर जो हुआ था श्रीलंका में, ठीक है, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है कंट्री में, बेल्जियम में जो हुआ था, ऐसी चीजों को हम अवॉइड कर सके, ताकि हमारा कंट्री एक हेल्दी कंट्री, एक स्टेबल कंट्री और एक प्रॉस्परस कंट्री बन पाए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप आंसर लिख दोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us move to the next question, students. That is your third question. Explain the major repercussion of passing Sinhala as the only official language in Sri Lanka in 1956. ठीक है, 1956 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ओला ईवी व्हीकल, उससे ध्यान रखना है। ठीक है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास किया गया था, उसका रेपरकशन क्या हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जब पास किया गया, उसका रेपरकशन जो था, ठीक है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, आप यहाँ पे सीधा लिखिएगा, कॉन्सिक्वेंसेस। एक ऐसा कॉलम बनाइएगा, आर्क बनाइएगा, और यहाँ पे इसके 2 ऑप्शंस आ जाएंगे जिनको आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या हुआ था, कोई मुझे बता सकता है, रेपरकशन क्या हुए थे सिन्हाला लैंग्वेज को जब इन्होंने बनाया। तो सबसे पहला जो रेपरकशन हुआ था, दैट इज डिमांड ऑफ तमिल एलम। ठीक है, तमिल एलम की डिमांड उठने लगी थी। कहां पे उठने लगी थी, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में। ओके, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया था, एलटीटीई, मैंने आपको बताया था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम्स, और कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी थी तमिलियंस ने, और किसकी डिमांड कर रहे थे, एक सेपरेट तमिल स्टेट की डिमांड कर रहे थे। ये किसका रेपरकशन था, ये किसका रिटेलिएशन था, ओएलए से 1956 से जो सिन्हाला को रिकॉग्नाइज किया गया था एज अ नेशनल लैंग्वेज। राइट, देन यहाँ पे दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, ये जब तमिल एलम की डिमांड उठी और ये श्रीलंका ने यहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, तो तमिलियंस और सिन्हालास के बीच में एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, एंड दैट लेड टू सिविल वॉर इन द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया स्टूडेंट्स, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये हमारे 2 कॉन्सिक्वेंसेस हो गए इस पर्टिकुलर आंसर के। राइट, तो इस तरह से आपको आंसर प्रेजेंट करके लिखना है। इसको आप प्रेजेंटेबल बना सकते हो इस तरह से लिख करके। इसमें आप और भी चाहो तो अपनी लैंग्वेज को ऐड ऑन कर सकते हो, बट अगेन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो वेरी शॉर्ट आंसर को वेरी शॉर्ट आंसर की तरह हम डील करेंगे। जैसी क्वेश्चन की डिमांड है, वैसे ही आंसर की सप्लाई होनी चाहिए। डिमांड और सप्लाई में मिसमैच हुआ, आपके नंबर्स कट जाएंगे। राइट, इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट
फैक्ट है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ द कंट्री where the constitution was amended 4 times to accommodate regional differences and cultural diversity। शायद मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताने की भी जरूरत नहीं है, बेल्जियम इसका आंसर है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, ठीक है, कि बेल्जियम इज द कंट्री है ना इन यूरोप जिसने क्या किया था, 4 बार अमेंड किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। 4 बार क्यों अमेंड किया? ताकि वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर सके और जो भी सोशल टेंशन बढ़ रहा है वहां पे उसको पैसिफाई किया जा सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर नंबर 4 हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट्स के भी क्वेश्चंस बहुत से आते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, दैट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स वो 3 मार्क में आते हैं। ठीक है, जनरली वो बोर्ड्स में कैसे आते हैं? 3 मार्क में आते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका आइडियल आंसर क्या होगा, इसमें कौन से पॉइंट्स आपको इंक्लूड करने हैं, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछा क्या हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, और स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं। इट इज ऑल अ गेम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये पूरा लैंग्वेज गेम है सोशल साइंस। अगर आप लैंग्वेज को डिसाइफर कर पा रहे हो तो आप बहुत ईजी चीजों को क्या कर पाओगे, हैंडल कर पाओगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बुक वही है, सारे फैक्ट्स और फिगर्स वही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा सा इशू आ रहा है, लैंग्वेज में इशू आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सोशल साइंस के साथ साथ आपकी लैंग्वेज को भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे किया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कई सारे फॉर्म्स में होती है। तो कई सारे फॉर्म्स, कितने फॉर्म्स हैं आपको मैंने कल बताया था, देयर आर ओनली 4 फॉर्म्स। 4 फॉर्म्स है पावर शेयरिंग के। कौन कौन से? सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल, ये फर्स्ट फॉर्म हो गया। सेकंड फॉर्म आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स? वर्टिकल। ठीक है, ये आपका वर्टिकल हो गया। ठीक है, थर्ड कौन सा है? पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, सोशल ग्रुप का पॉइंट हो गया एक, सोशल ग्रुप्स का पॉइंट हो गया। फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है? पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। ठीक है, अब बस इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है, उसके एग्जांपल्स क्या हैं, सोशल ग्रुप्स में पावर शेयरिंग कैसे होती है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं उनके एग्जांपल्स क्या हैं। बस इसको अगर आप दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे, दैट विल बी योर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप इसमें चारों चीजों को आप एक्सप्लेन कर दोगे, चारों पिलर्स को एक्सप्लेन कर दोगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, so in this way you have to approach short answer type question. Now move to the next one. Describe the elements of Belgian model for accommodating diversities. ठीक है, बेल्जियम ने कौन कौन से स्टेप्स लिए ताकि वो क्या कर सके, वो अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को, ठीक है, एकोमोडेट कर सके, जो सोशल टेंशन बढ़ रहा है उसको पेसिफाई कर सके। तो मैंने आपको बताया, ठीक है, 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्कर है, 3 मार्क के अकॉर्डिंग हम इसको लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सबसे पहला पॉइंट हम बनाएंगे नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स एंड नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स वर इक्वलाइज्ड। ठीक है, तो इक्वलाइजेशन ऑफ फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स को पार्लियामेंट में क्या कर दिया गया, सेंट्रल लेवल पे क्या कर दिया गया, इक्वलाइज कर दिया गया। जितने फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स होंगे उतने ही डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स भी होंगे। इससे क्या होगा, इससे पावर में बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप लिया गया। दूसरा स्टेप क्या था स्टूडेंट्स? दूसरे स्टेप में क्या किया गया? इक्वलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इक्वलाइजेशन ऑफ
पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो पावर था, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर था, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया कहां पे, स्टेट गवर्नमेंट के पास, और इस तरह से पावर में बैलेंस आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट कौन सा होगा? थर्ड पॉइंट हमारा होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है, बेल्जियम ने क्या किया था, कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आई होप कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। आज मैं एक सेपरेट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट एक्चुअली में होता क्या। तो ये 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे, इनको एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। 2 पॉइंट्स ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तीसरा पॉइंट कम्युनिटी गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करते ही आपको फुल मार्क्स स्टूडेंट्स मिल जाएंगे इस आंसर में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, हाउ सिंपल इट इज। ठीक है, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता कि डायरेक्टली पूछ लिया है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, बट लेट अस मेक इट लिटिल कैची, लिटिल डिफिकल्ट। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। अब मैं बोलता हूँ राइट द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। ठीक है, हमें क्या करना है, डिफरेंस लिखना है बिटवीन हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। राइट स्टूडेंट्स, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, थोड़ा सा कैची हो गया है, इसको देख लेते हैं, हमारा दोनों ही चीजें रिवाइज हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग भी हम रिवाइज कर लेंगे और वर्टिकल पावर शेयरिंग को भी हम क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए, राइट द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग, राइट द डिफरेंस बिटवीन खादर सॉइल बांगर सॉइल, राइट द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। हमेशा डिफरेंसेस को आप कोशिश करिए टैबुलर फॉर्म में लिखने का। ठीक है, आप एक टेबल बनाइए लाइक दिस, ठीक है, और इस टेबल के थ्रू क्या करिए, आंसर को लिखने की कोशिश करिए। ओके, इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल और आपको आंसर्स में लिखने में बहुत इजी होगा और एग्जामिनर को चेक करने में बहुत इजी होगा, बहुत इजीली आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मैंने आपको बताया था, जब पावर क्या होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड होती है गवर्नमेंट के, किसमें डिवाइड होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जब पावर डिवाइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जब पावर डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड होती है, पावर किस पे डिवाइड होती है, डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड होती है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, तो वो वर्टिकल पावर शेयरिंग है। ठीक है, तो मैंने कीवर्ड लिख दिया है, आप अपनी लैंग्वेज में इसको आगे का लिख सकते हो। ठीक है, नाउ द सेकंड वन, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है, यहाँ पे पावर क्या होती है, इक्वली डिवाइड होती है, पावर इज इक्वली डिवाइडेड स्टूडेंट्स, पावर यहाँ पे इक्वली डिवाइडेड होती है। ठीक है, क्योंकि सबका क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर चेक और बैलेंस होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीनों की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन है, कोई भी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, मतलब पावर क्या है, इक्वली डिवाइडेड है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है, अनइक्वल डिवीजन है पावर का, है ना, अनइक्वल डिवीजन ऑफ पावर। राइट, नाउ थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे एग्जांपल्स लिख सकते हो। ठीक है, कि जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है उसके एग्जांपल्स क्या हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, सो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है, तो जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के। ओके, और वर्टिकल पावर शेयरिंग के एग्जांपल्स क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, वर्टिकल पावर शेयरिंग के, वन सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। राइट स्टूडेंट्स, सो इस तरह से अगर आप डिफरेंस लिख दोगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 आपने पॉइंट्स लिख दिए हैं, ये मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, इनको आपको लैंग्वेज के साथ लिखना है, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है, तो आप इनको लैंग्वेजेस के साथ लिखोगे और आपको बहुत इजीली नंबर मिल जाएंगे यहाँ पे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमेशा एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधे एनसीईआरटी की 3 लाइन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको आप एज इट इज, है ना, मगअप कर लीजिए। राइट, व्हाट यू हैव टू डू,
यू हैव टू जस्ट राइट दीज 3 लाइंस अगर कभी भी कम्युनिटी गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप सिंपल आंसर्स का लिखोगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। वन लैंग्वेज कम्युनिटी से जो रिलेटेड लोग थे उनको पावर शेयर करने के लिए ऐसा किया गया था। कम्युनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लाया गया था, कहाँ पे लाया गया था, बेल्जियम में लाया गया था, ठीक है। डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग 3 वहां पे लिंग्विस्टिक जो ग्रुप्स थे, ठीक है, तीनों को इंक्लूड किया गया था। नो मैटर वेयर दे लिव, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ रहते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट के पास पावर थी कि वो कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज पे क्या बना सकती थी, लॉ बना सकती थी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो सिर्फ यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है, कि जो डच, फ्रेंच और जर्मन है तीनों को मिलाकर के एक गवर्नमेंट बना दी, कम्युनिटी गवर्नमेंट हो गई। वो लास्ट वाला पार्ट नहीं लिखते, दैट इज कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज में उनको पावर दी गई थी लॉ बनाने की, ठीक है। तो आप अधूरा आंसर नहीं लिखेंगे, आप पूरा कंप्लीट आंसर लिखेंगे और इन दिस वे योर आंसर विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें एक और पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, आप एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दैट इट इज द इनोवेशन ऑफ बेल्जियन गवर्नमेंट। ये किसका इनोवेशन था, दिस वाज द इनोवेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट was the innovation of Belgian government, बेल्जियन गवर्नमेंट। ऑल राइट, तो इस तरह से आप इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स दैट हैव कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग। अगेन वो क्वेश्चन अलग अलग सेगमेंट्स में रिपीट होके आ रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को हमें कैसे अप्रोच करना है स्टूडेंट्स, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेज ऑफ योर कॉपी, ओके। आप यहाँ पे 2 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन के बाद आप बॉडी लिखिए, बॉडी के बाद 1 लाइन का कंक्लूजन लिखिए। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट इंट्रो of the answer, you have to write the body of the answer, and you have to write the conclusion, and conclusion will always be positive। ध्यान रखिएगा, conclusion कभी भी नेगेटिव मत लिखिएगा। जब भी आप आंसर लिखेंगे, आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन उसकी बॉडी लिखेंगे, उसका कंक्लूजन लिखेंगे। बॉडी में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, लेट अस डिस्कस। यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट पूछा हुआ है, 4 फॉर्म्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप सबसे पहला लिखोगे पावर शेयरिंग क्या होता है, ठीक है। तो आप बता दीजिए, डिवीजन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स इज नोन एज पावर शेयरिंग। आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। बॉडी में क्या लिखना है, जो कीवर्ड पूछा हुआ है, जो डिमांड है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग बताइए, ठीक है। तो 1 2 3 4 फॉर्म्स हैं, ठीक है। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होती है, पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स, एंड पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप, राइट। जब आप ये चारों पॉइंट लिख देंगे, उनको एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपकी बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट वाज गिवन बाय Montesquieu in his book Spirit of Laws, ठीक है। या with the help of power sharing arrangement, Indian government or the government around the world is able to accommodate the various regional diversities in our country and the world, ठीक है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन लिख सकते हो, राइट। सो दिस विल बी द फॉर्मेट फॉर राइटिंग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को लिखने का ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में आपको आंसर्स को लिखना है, ओके। सो होपफुली दिस सेशन will be a fruitful session for you people, right? Thank you very much for being the part of Aurus Academy platform, okay. So in this way we have completed our PYQ and CBQ series. Hopefully I'm going to meet you people very soon. Till then, take care, thank you, goodbye.